इन द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप ठीक से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्टीरियो आइसोमर्स। आइसोमरिज़म हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, उसका कल हमने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज़म के बारे में पढ़ा था। आज जो दूसरी टाइप है स्टीरियो आइसोमरिज़म की सेकंड टाइप स्टीरियो आइसोमरिज़म, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। स्टीरियो आइसोमरिज़म की फर्दर टू टाइप्स हैं। एक कन्फिग्रेशनल आइसोमरिज़म है, कन्फिग्रेशनल आइसोमरिज़म, और दूसरी है कन्फर्मेशनल आइसोमरिज़म। अच्छा, फिर कन्फिग्रेशनल आइसोमरिज़म की फर्दर टू टाइप्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज़म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज़म। हमारे पास जो बुक के अंदर सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में चैप्टर 7 में कन्फिग्रेशनल आइसोमरिज़म की जो टाइप है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज़म है। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये हायर क्लासेस में होती हैं, इसलिए मैं इनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज़म क्या है? सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, इतना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए, कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज़म नहीं है, स्टीरियो आइसोमर है। स्टीरियो आइसोमर की फर्दर टू टाइप्स हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर और कन्फिग्रेशनल आइसोमर। तो ये कन्फिग्रेशनल आइसोमर है, और कन्फिग्रेशनल आइसोमर की फर्दर टू टाइप्स हैं, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल आइसोमरिज़म ये फेडरल बोर्ड के अंदर इसको एक्सप्लेन किया गया है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बात करें तो उसमें जो हमारे पास कन्फिग्रेशनल आइसोमर की टाइप एक्सप्लेन हुई है वो एक ही है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज़म। अब हम आते हैं इस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज़म की तरफ। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज़म जो है ये क्या है? आइसोमेरिज़म, इसी को हम बोलते हैं सिज ट्रांस। इसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज़म को ही हम बोलते हैं सिज ट्रांस आइसोमरिज़म। इसी को एक नेम ये दिया जाता है, दूसरा नेम इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज़म का भी दिया जाता है। तीसरा नेम इसको सिन एंड एंटाई फॉर्म भी दी जाती है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ नेम दिए जाते हैं, सिन एंटाई आइसोमर्स। अब अगले पॉइंट इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आइसोमरिज़म जब टॉपिक की बात आती है तो आपने ये नहीं करना कि टू आर मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये डेफिनेशन आपने नहीं लिखनी। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि ये तो आप एक्सप्लेन कर देते हैं जब आप ये कहते हैं टू आर मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो ये तो आप स्ट्रक्चरल आइसोमरिज़म को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब जनरल आइसोमरिज़म की हमने डेफिनेशन करनी है तो उसमें हम ये लिखते हैं टू आर मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। अब उसके अंदर, अब हम इसके अंदर देखेंगे ये क्या है, टू आर मोर कंपाउंड। पहली बात क्या होगी, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरी बात, स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है ये भी क्या होगा, सेम होगा। फर्क किस चीज में आएगा जिसकी वजह से हम इसको आइसोमरिज़म कह रही हैं? ड्यू टू difference
in the position of identical groups in space। और जब वर्ड स्पेस आ जाता है तो हम इसको 3D भी बोलते हैं कि जो आइडेंटिकल ग्रुप्स होंगे उनकी स्पेस में जो पोजीशन है वो डिफरेंस कर जाएगी, वो उसमें डिफर आ जाएगा। इसको हम इसको सिंपल अगर वर्ड में हम ये बोलें तो ये भी हम लिख सकते हैं उनकी 3D जो है कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, वो सेम नहीं होगी। अब इसके बाद अगली पॉइंट पे हम आए तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी सेम होगी, और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। ये क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अब आते हैं इससे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्या सारे कंपाउंड ये हमारे पास ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर देते हैं? नहीं, सारे नहीं देंगे। अगेन मैं बोल रहा हूं कि इसको सिस ट्रांस भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल भी बोलते हैं, सिन एंटाई भी बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है कि 2 or more कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। जो अब मॉलिक्यूलर फार्मूला भी इनमें सेम आएगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी क्या होगा, सेम होगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला में भी फर्क नहीं होगा। फर्क किस चीज के अंदर आएगा, ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, 3D। अब या दूसरे लफ्जों में सादा तरीन हम ये भी कह सकते हैं कि 3D यानी स्पेस के अंदर उसकी कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगी, उन आइडेंटिकल ग्रुप्स की डिफरेंट होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम रहेंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनमें क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अब अगला पॉइंट हम आते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है, कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर देते हैं और कौन से नहीं देते। तो कंडीशन में ये कंडीशन आप लिख लें, बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कंडीशन अगर आप समझ जाते हैं तो स्टूडेंट्स आप तकरीबन 50% कंसेप्ट अपना क्लियर कर जाते हैं। नंबर 1 पे क्या होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए, यानी मॉलिक्यूल रोटेट ना कर सके, वो भी बताता हूं कैसे। नंबर 2 पे 2 डिफरेंट ग्रुप, groups must be attached with restricted center। रिस्ट्रिक्टेड सेंटर के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो अटैच होने चाहिए। अब हमें पता है कि जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है ये रोटेट करता है। देखिए सिग्मा बॉन्ड को मैं एक समझने के लिए, आपको आसानी के लिए ये थोड़ी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। सिग्मा बॉन्ड जिसको हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं, सिंगल बॉन्ड जो है इसके गिर्द ये मॉलिक्यूल की रोटेशन पॉसिबल है। ये समझने के लिए आपको आसानी के लिए बता रहा हूँ, ये नहीं है कि आपका कोई मॉलिक्यूल है, जस्ट एक आसानी के लिए आपके सामने एक काम हो जाए। ये देखें, ये फॉर एग्जांपल इस मैंने सिंगल पेंसिल ली है तो इसके ऊपर ये पेज को आप मॉलिक्यूल कंसीडर करें तो इसके मॉलिक्यूल के जो है सिंगल बॉन्ड पे मॉलिक्यूल की जो रोटेशन है वो पॉसिबल है। इसी तरह अगर मैं डबल बॉन्ड कर देता हूँ, ये देखें ये आपके पास 2 पेंसिल्स आ गई हैं, यहाँ डबल बॉन्ड है। अब मैं अगर इसको रोटेट करता हूं तो ये यू कैन आल्सो ट्राई, आप भी कर सकते हैं। तो ये रोटेशन अब नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि जब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या आ गई कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि जब डबल बॉन्ड होता है किसी मॉलिक्यूल में तो वो मॉलिक्यूल रोटेट नहीं करता। तो जब सिंगल बॉन्ड होता है तो वो रोटेशन जो है वो मॉलिक्यूल इजीली रोटेट कर सकता है। जैसे ये देख लें,
मॉलिक्यूल इजीली रोटेट कर सकता है। तो इसी तरह ये पहली बात जो हमने लिखी है ना, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के केस में आप पॉइंट क्या लिखेंगे कि यहां पे डबल बॉन्ड आ जाना चाहिए, डबल बॉन्ड, एक पॉइंट रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के केस में। नंबर 2 पे इसके साथ ही, जिसको अब डबल बॉन्ड जिस कंपाउंड में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कीन। तो ये डबल बॉन्ड अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे अल्कीन भी आ सकता है। यानी पहली बात, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या है, अल्कीन देंगे क्योंकि उनमें डबल बॉन्ड है। अब ट्रिपल बॉन्ड में भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, वो भी रीजन बताऊंगा कि उसमें उसको क्यों हम कहते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देता, वो दूसरी कंडीशन से आप वेरीफाई कर जाएंगे। इसी तरह साइक्लो अल्केन, अगर साइक्लो अल्केन आ किया तो यहां पे भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है ये देगा, एग्जिबिट करेगा। तीसरी बात आती है एग्जाइम। एग्जाइम, जब ये हमारे पास कोई भी यहां n, यहां पे मैं आगे बताता हूं, यहां पे r आ सकता है या h आ सकता है, और इधर एक हमारे पास क्या आता है OH, और यहां पे एक लॉन पेयर होता है जिसको हम यूं लिखते हैं। अब ये एग्जाइम जो है इसको भी हम देखेंगे कि ये भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है और ये दे सकता है क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। पहली बात क्या है, रिस्ट्रिक्टेड सेंटर होना चाहिए जहां पे रोटेशन पॉसिबल ना हो, वो किस किस में है, साइक्लो अल्केन में है, अल्कीन में है और एग्जाइम में है। दूसरी बात यह है कि जहां पे भी रिस्ट्रिक्टेड सेंटर हो उसके साथ जो ग्रुप अटैच होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। मैं एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल के केस में जैसे ये देखें, ये कार्बन है, ये कार्बन, रिस्ट्रिक्टेड सेंटर आ किया। अब इसके साथ ही कि ये मैंने पुट कर दिया H और ये मैंने पुट कर दिया H। अच्छा, यहां पे मैंने लिख दिया CH3 और ये मैंने लिख दिया CH3। अब अगर इसको मैं नंबरिंग दूं तो ये 1 2 3 4, ये बनता क्या है, 2 ब्यूटीन। अब हमने पहला पॉइंट देखा कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा या नहीं देगा, तो आप देखेंगे पहली बात रिस्ट्रिक्टेड सेंटर है। अब ये जो कार्बन आ रहा है ये भी रोटेट नहीं कर रहा और ये जो कार्बन आ रहा है ये भी रोटेट नहीं कर रहा, ये दोनों कार्बन रिस्ट्रिक्टेड सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यहां पे ये रोटेट नहीं करेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। दूसरी बात आ जाती है कि इस रिस्ट्रिक्टेड सेंटर के साथ जो ग्रुप अटैच होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए। ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, ये भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी CH3 है, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं। तो इट्स मीन दैट ये जो हमारे पास 2 ब्यूटीन है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिबिट करेगा। अब अगले पॉइंट पे आते हैं कि जब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर दे रहा है तो इसकी ये फॉर्म कौन सी बन रही है। अगर सेम ग्रुप, ये देखें ये सेम ग्रुप जिसको मैंने R कहा, ये देखें ये भी क्या है, मिथाइल ग्रुप R, अगर ये सेम साइड पे आ जाते हैं, यहां पे मैं एक लाइन ड्रा करूं तो उस लाइन के ये सेम साइड पे आ जाते हैं, तो इसका मतलब है ये कौन सी फॉर्म है, सिज फॉर्म है। ये सिज ब्यूटीन को एक्सप्लेन कर रहा है। और इसी तरह अगर ये मैं ये लिख देता हूं, अब ये H और ये H, ये मैंने लिख दिया CH3 और ये आ गया CH3। अगर इसकी मैं बात करूं तो इस केस में आप लोग देख सकते हैं या देख रहे हैं कि क्या कि जो सेम ग्रुप हैं ये अपोजिट साइड पे हैं, ये अपोजिट साइड पे हैं। जब ये सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे होते हैं तो ये कौन सी फॉर्म बनती है, ट्रांस, ये ब्यूटीन बनेंगे। अब अगला पॉइंट ये हमारे पास था 2 ब्यूटीन, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर दे रहा है। नंबर 1 रिस्ट्रिक्टेड सेंटर भी है और 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं। इसी के साथ मैं एक मुल्हिका एग्जांपल 1 ब्यूटीन ले लेता हूं। ये है जी 1 ब्यूटीन। पहली बात देखेंगे कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर दे रहा है या नहीं दे रहा। 1 2 3 4। अब देखें मैं पहले तो 1 ब्यूटीन बनाऊंगा, ये डबल बॉन्ड आ गया, या एक हाइड्रोजन, ये CH2, ये CH3।
अब ये मेरे पास आ गया, फार्मूला बन गया। अब अगर इसको थोड़ा सा मैं अरेंज करूं तो ये बनता है H, ये क्या बन गया H, और ये साथ आपका कौन सा ग्रुप आके अटैच हो गया, अब ये क्या है 1 ब्यूटीन। अब इस केस में अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो एक कंडीशन तो मेरे पास जस्टिफाई हो रही है, क्यों, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है यहां पे। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन फिर दूसरी बात आती है कि क्या इस साइड पे डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, वो किसी साइड पे भी हो सकते हैं। इस साइड पे तो ये भी और ये दोनों डिफरेंट ग्रुप अटैच है, लेकिन अगर हम इस साइड पे बात करें तो दोनों ग्रुप जो एटम जो आ रहे हैं वो हाइड्रोजन एटम है और दोनों सेम है। सेम होने की वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करेगा। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब ये इसको नोट कर लें, फिर अगले पॉइंट पे आते हैं। जी स्टूडेंट, अब ये अल्कीन की मैंने दो एग्जांपल ली। एक हमारे पास था 1 ब्यूटीन और दूसरा क्या था 2 ब्यूटीन। अब हमने कहा कि ये बच्चे कहते हैं, मैंने कहा अल्केन, क्या अल्काइन जो हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर देंगी या नहीं देंगी। मैंने क्रॉस लिखा, इट्स मीन दैट जो अल्काइंस हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देंगे। पहली रीजन इनमें भी जस्टिफाई है, जब डबल बॉन्ड है तो रोटेट नहीं कर रहा, तो जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो फिर कैसे रोटेट कर सकता है, वो भी नहीं कर सकता। एग्जाम्पल से आपको इस पॉइंट को क्लियर करना आसान हो जाएगा। जैसे मैंने ये लिखा, ये CH3, ये आपके पास आ गया जी प्रोपाइन। अगर मैं ये बात करूं, अब ये अल्काइन वाला आपने एमसीक्यू की फॉर्म में लिख लें, ये ओरिएंटी टेस्ट का पॉइंट है। क्या अल्काइन जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर देते हैं? नहीं। रीजन की तरफ आ रहा हूं कि क्यों नहीं देते। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें पहली कंडीशन की रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, वो तो इसमें पॉसिबल है, लेकिन ये एक बात है, कंप्लीट बात नहीं। कंप्लीट कब होगा? जब ये हम कहते हैं कि उस रिस्ट्रिक्टेड सेंटर के साथ क्या होने चाहिए, 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। अगर यहां पे मैं रिस्ट्रिक्टेड सेंटर बनाऊं तो वो मेरे पास बनता है जी ये वाला। अगर इसकी तरफ आऊं तो वो भी एक ग्रुप है, और इधर भी आऊं तो एक ग्रुप है। अब रिस्ट्रिक्टेड सेंटर तो हमें पता चल गया कि ये वाला रिस्ट्रिक्टेड सेंटर है दोनों में। अब इधर क्या है, सिर्फ 1 ग्रुप है, इधर क्या है 1 ग्रुप है, यहां पे तो दूसरा ग्रुप ही नहीं आया। जब दूसरा ग्रुप नहीं है तो पहली बात है 2 ग्रुप होने चाहिए, और वो दोनों ग्रुप जो हैं वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। यहां पे तो ग्रुप ही नहीं लाई कर सकता, इसकी वजह से जो अल्काइन है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देते। आगे एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसा कि हमारे पास 2 पेंटीन है। इसका क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रा द सिस ट्रांस आइसोमर ऑफ 2 पेंटीन। तो पहली बात 2 पेंटीन लिखेंगे, ये अच्छा, ये कितने कार्बन एटम बन गए, 1 2 3 4 और ये 5। अब इसके साथ हाइड्रोजन, यहां पे कितने कार्बन बॉन्ड बनाता है, 4। कितने बना रहा है, 1 2 3, यहां एक हाइड्रोजन और यहां पे एक और हाइड्रोजन और ये CH3। अब ये 2 पेंटीन का पहली बात ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर दे रहा है क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, और दूसरी बात कि इसके दोनों रिस्ट्रिक्टेड सेंटर के साथ जो ग्रुप अटैच हैं वो दोनों डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। और अगली बात की बात करें कि ये जो हमारे पास ग्रुप है इसको हम R कहते हैं, और ये जो ग्रुप है ये R है। दोनों R और दोनों हाइड्रोजन ये सेम साइड पे हैं, तो फिर ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बनेगी, सिस फॉर्म बनेगी। और अगर इसकी हमने ट्रांसफॉर्म बनानी है तो कैसे हम बना सकते हैं, ये H CH2 CH3, ये H और ये क्या आ गया CH3। अब इसमें देखें दोनों R ग्रुप ये दोनों अपोजिट साइड पे हैं, और हाइड्रोजन जो है वो भी अपोजिट साइड पे हैं, तो ये कौन सी फॉर्म बनी, ट्रांसफॉर्म बनी।
और ये भी क्या बन गई, ट्रांस फॉर्म बन गई। ये थी। अब इसी तरह एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। अच्छा, इस एग्जांपल लेने से पहले अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ रहा हूं, साइक्लो अल्केन की तरफ लेके आ रहा हूं, साइक्लो अल्केन के केस को। यहां तक कोई क्वेश्चन क्लियर है जी? ठीक। साइक्लो अल्केन, इनमें भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अब इसकी तरफ आते हैं कि ये कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। सबसे कम जो साइक्लो अल्केन बनता है वो हमारे पास 3 कार्बन वाला बनता है, जैसे को हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। अब यहां पे जब इसका साइकिल बन रहा है तो यहां पे भी रोटेट नहीं कर पाएगा। यहां पे अगर 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो जाते हैं, जैसा ये H है और ये CH3, और यहां पे भी हमने लिख लिया H और ये CH3। अब देखें, पहली बात साइक्लिक है, तो साइक्लिक होने की वजह से यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, ये मॉलिक्यूल रोटेट नहीं कर सकता, ये बात हमें पता चल गई। और दूसरी बात, इस रिस्ट्रिक्टेड सेंटर और इस रिस्ट्रिक्टेड सेंटर के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन सा देगा? सिज फॉर्म इसकी क्या होती है कि अगर सेम ग्रुप सेम साइड पे आ जाए तो वो सिज फॉर्म, अपोजिट साइड पे हो तो ट्रांसफॉर्म। ये कौन सी फॉर्म होगी? सिज फॉर्म। और अगर इसी की हम बनाना चाहते हैं ट्रांसफॉर्म, ये CH3, ये H और ये H और ये CH3। इस केस में देखें, ऊपर जो है हमारे पास CH3 था, इधर नीचे है, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई? ट्रांस बन गई। इसी तरह एक और एग्जांपल इसके लेके हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, साइक्लोब्यूटेन या साइक्लोपेंटेन की तरफ आ जाती हैं। कोई भी आएगा तो वो साइक्लोपेंटेन होगा। अच्छा, साइक्लोपेंटेन की बात करते हैं। अच्छा, ये वाला पॉइंट अगेन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, एक H है, यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे भी ये मैंने Cl लिखा और ये H लिखा। 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी? ट्रांस, क्योंकि वो अपोजिट हैं। और इसी तरह अगर हम इसकी सिज फॉर्म बनाना चाहते हैं तो वो कैसे होगा? HCl, और यहाँ पे अगर हम लिखें तो ये क्या आ जाएगा? Cl, सॉरी, तो ये आपका ट्रांसफॉर्म था। हाँ, इस केस में आप क्या लिख लेंगे? H ऊपर लिखेंगे और ये Cl, और ये क्या बन जाएगी? सिज फॉर्म। ये हमारे पास था साइक्लो अल्केन के केस में। अब इससे अगले पॉइंट की तरफ जो हमारा थर्ड पॉइंट आ रहा है, एग्जाइम। ये चैप्टर नंबर 12 में जब हम अल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शन को स्टडी करती हैं, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन वाटर के साथ, तो वो एग्जाइम बनता है। अब एग्जाइम के केस में आपने ये पॉइंट याद रखना है कि ये हमारे पास कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। तो इसके साथ ये हमारे पास आ गया N, और ये मैंने लिख दिया लॉन पेयर, और इसके साथ क्या लिखा? OH। तो इसमें ये देखें, इसमें ये डबल बॉन्ड है तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो कर रहा है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस लॉन पेयर को आपने एक ग्रुप कंसीडर करना है। तो यहाँ पे भी 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, यहाँ पे भी 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं। तो अगर 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनता है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनता है तो इसके सवाल ये आता है कि ये कौन सी फॉर्म है। आपने ये देखना है कि अगर H और OH ये सेम फॉर्म में हो तो इसको हम बोलते हैं सिन, और इसको हम दूसरे सादा लफ्जों में क्या बोलते हैं? सिज फॉर्म। तो सिज, इस केस में हम सिज नहीं लिखते। जब एग्जाइम होता है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन सिन या एंटाई फॉर्म में होती है। और इसी तरह इसके पास जो एग्जांपल है ये H। अब ये डबल बॉन्ड N, यहाँ पे मैं लॉन पेयर जो है वो डाउनवर्ड बना लेता हूं, और ये OH ऊपर बन गया। अब इस केस में H और OH अगर अपोजिट साइड पे आ जाते हैं तो ये कौन सी फॉर्म होती है? एंटाई। और दूसरे लफ्जों में इसको हम क्या बोलते हैं?
ट्रांस, लेकिन यहाँ पे ट्रांस लिखना नहीं है आप लोगों ने, ये जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं कि एग्जाइम के केस में हम इनकी रिप्रेजेंटेशन सिन और एंटाई फॉर्म में करते हैं। आपकी बुक के अंदर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की जगह पे डबल बॉन्ड उसने लिखा है और 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, ये चीज लिखी गई है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि ये अल्कीन में भी आता है, साइक्लो अल्केन में भी आता है और एग्जाइम के अंदर भी आता है। लेकिन तीसरी बात यह है कि बाज स्टूडेंट ये पूछ लेते हैं कि सर ये अल्काइन के अंदर क्यों नहीं होता, जब डबल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो ट्रिपल बॉन्ड में भी तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो भाई वो कंडीशन 2 पूरी होंगी तो वो बात आएगी। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नो डाउट है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि 2 डिफरेंट ग्रुप्स मस्ट बी अटैच्ड विद रिस्ट्रिक्टेड सेंटर, इस रिस्ट्रिक्टेड सेंटर के साथ पहली बात 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। यहां पे तो पहली बात ग्रुप ही एक है, डिफरेंट की तो बात ही खत्म हो गई, वो तो बाद में होगा। 2 ग्रुप ही नहीं आ रहे तो फिर क्या होगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देगा। अब इसके साथ ही हमारी कुछ एंटी टेस्ट के पॉइंट हैं, इसको एक दफा देख लें, फिर हम जो है एंटी टेस्ट के पॉइंट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अभी तक जो हमने पढ़ा था ये इतने ही पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे क्या थे जो बुक के अंदर हैं, जो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। फ़र्क भी पूछ लेता है सिस और ट्रांस आइसोमर में क्या फ़र्क है, उसकी डेफिनेशन पूछ लेता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर की, इसमें मालिकुलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम, और फ़र्क किसके अंदर आता है, ड्यू टू डिफरेंस, दिस अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स या सेम ग्रुप्स इन स्पेस, तो इसके अंदर पोजीशन में जो है वो फ़र्क आता है। अब हम अगली बात की तरफ आते हैं कि ये सारे पॉइंट्स वो थे कि जो आपके एंटी टेस्ट बोर्ड के हिसाब से थे। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की तरफ, जो एंटी टेस्ट का पार्ट है। बोर्ड में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एंट्री टेस्ट में या एनएमडी कैट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपको पहले बात की है कि इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या रहेंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं, और फ़र्क किस चीज़ के अंदर आता है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। अब हमने वो देखना है कि कौन सी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और वो कैसे चेंज आती हैं, वो डिफरेंट है। अब हम इसमें पहली बात देखेंगे, सिस और ट्रांस को दोनों को मैं कंपेयर करके चलूंगा। पहली बात क्या है कि अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, सिस और ट्रांस फॉर्म में कौन ज्यादा स्टेबल है। आते हैं एक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ये देखें मेरे पास ये एग्जाम्पल है, जैसा कि ये 2 ब्यूटीन की थी, मैं यहाँ पे R लिख देता हूँ, यहाँ पे H और ये R, और इसी तरह ये इसकी सिस फॉर्म है और इसकी ट्रांस फॉर्म जब मैं लिखूंगा वो R और ये H और साथ ही H और ये R, ये कौन सी फॉर्म बन गई, ट्रांस। अब स्टूडेंट एक बात देखें, यहाँ पे ये जो R ग्रुप है ये बल्की ग्रुप है, लार्ज ग्रुप है, और ये वाला भी जो ग्रुप R आ रहा है ये बल्की ग्रुप है, लार्ज ग्रुप है, और दोनों लार्ज ग्रुप वो सेम साइड पे हैं। तो जब सेम साइड होने की वजह से इनमें रिपल्जन आएगी, जिसको हम नेम क्या देते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसको सादा तरीन लफ्जों में मैंने क्या बोला, रिपल्जन। अब जब सिस फॉर्म की बात करते हैं तो उस सिस फॉर्म में क्योंकि R ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, बल्की ग्रुप ये सेम साइड पे हैं, तो सेम साइड पे होने की वजह से इनमें रिपल्जन ज़्यादा है, इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो जाती है, और जहाँ पे रिपल्जन हो वो चीज़ स्टेबल कम होती है। और अगर इसकी बात करें तो इसमें बल्कि ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड पे हैं, तो फिर जब दो मुखालिफ कुव्वतें
दूर दूर होंगी तो उनमें लड़ाई के चांसेस कम होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब वही दो दुश्मन हैं वो बिल्कुल सामने आ गई हैं, तो ज़ाहिर बात है लड़ाई के चांस क्या होंगे, बढ़ेंगे। और जब बढ़ेंगे तो इसका मतलब है सुकून, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड पे आते हैं। तो अब इसी को हम पॉइंट फॉर्म में लिख देते हैं कि जो स्टेबिलिटी है वो किसकी ज़्यादा है, सिज फॉर्म की स्टेबिलिटी ज़्यादा है किससे, ट्रांस से। रीज़न मैंने आपको बता दी है, क्योंकि ओ सॉरी रीजन बताइए, लिखने में गलती होगी। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा है सिज से। रीजन क्या है, क्योंकि सिज फॉर्म के अंदर बल्कि ग्रुप सेम साइड पे आते हैं, उनमें स्टेरिक रिपल्जन आती है, स्टेरिक हिंड्रेंस आती है, जिसकी वजह से उनमें स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। और ट्रांसफॉर्म में बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड पे होते हैं, जिसकी वजह से उनमें रिपल्जन मिनिमम होती है और स्टेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ये पॉइंट हमने लिख लिया। इससे दूसरा पॉइंट की तरफ आता हूं, रिएक्टिविटी की तरफ। रिएक्टिविटी को समझने के लिए आपको ये पॉइंट जो ऊपर लिखा गया है इससे समझना बड़ा इजी है। रिएक्टिविटी क्या चीज है, रिएक्टिविटी डिपेंड करती है स्टेबिलिटी पे। रिएक्टिविटी की जो डिपेंडेंस है वो किस पे है, स्टेबिलिटी पे। और जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उतनी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। अब इस पॉइंट को समझने के लिए आप यहां पे यूनिक पॉइंट दे दें या मुर्शिद ट्रिक बता दें। क्या ये हमेशा आपने याद रखना है कि जो रिएक्टिविटी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब ये पॉइंट आपको समझने में आसानी कर रहा है। अब मैंने कहा कि रिएक्टिविटी सिज फॉर्म की ज्यादा है या ट्रांस की। अब ज़ाहिर बात है जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इट्स मीन दैट उसकी रिएक्टिविटी कम है, और जिसकी स्टेबिलिटी कम है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो इस केस में हमने देखा स्टेबिलिटी जो है वो ट्रांस की ज्यादा थी, इसका मतलब है रिएक्टिविटी ट्रांस की कम है। तो इसका मतलब क्या, स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी किस फॉर्म की ज्यादा है, सिज फॉर्म की ज्यादा है किससे, ट्रांस से। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, डाइपोल मूवमेंट। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, न्यू से। हाँ, डाइपोल मूवमेंट है क्या चीज, पहले ये पॉइंट समझ लेते हैं। डाइपोल मूवमेंट बेसिकली ये इसका काम है पोलैरिटी डिटर्मिनेशन। ये पोलैरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, न्यू से। और जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी इट्स मीन दैट उसका डाइपोल मूवमेंट हाई होगा, और जितनी उसकी पोलैरिटी डाउन होगी उसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, लो होगा। अब इसी तरह इस पॉइंट को देखते हैं। ये मेरे पास H, ये मैंने अगेन लिखा सिज फॉर्म, और ये मैंने लिखा ट्रांसफॉर्म। अब इस केस में देखें, इसको और थोड़ा सा आसान कर देता हूं। इस पॉइंट को समझने के लिए आप ये पॉइंट समझ लें, Cl, और इसी तरह यहां पे इसको भी दूसरा जो है वो ये पॉइंट लिख लें, Cl और ये Cl, और ये H आ गया और ये H आ गया। अगर हम इस चीज को देखें तो डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शनल है वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी डायरेक्शन ये बनेगी, और ये जो है इसकी डायरेक्शन एक ये बनेगी। इट्स मीन दैट दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम साइड पे है, और इसका नेट डाइपोल मूवमेंट जो बनता है वो 1.85 dBi बनता है। अब इस केस में अगर हम देखें तो इसकी जो डायरेक्शन बन रही है वो इसमें है, और ये जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। एक चीज आपके पास पड़ी है, रस्साकशी का आप मुकाबला देखते हैं। एक बंदा एक चीज को इधर खींचता है, दूसरा बंदा उसी चीज को इधर खींचता है, और अगर बराबर फोर्स से लग रही है क्योंकि ग्रुप क्या है, सेम है ये, तो फिर वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इफेक्ट को जीरो कर देते हैं। तो नेट रिजल्ट हमारे पास क्या बचता है, जीरो। और जब डाइपोल नेट डाइपोलमेंट हो तो वो चीज क्या होती है, पोलर, और जब नहीं हो तो वो क्या चीज होती है, नॉन पोलर। अब आपने ये देखा कि जो डाइपोल मूवमेंट है ये किस सब्सटेंस की ज्यादा है, ये ज़ाहिरी बात है सिज की ज्यादा है।
सिज फॉर्म की डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा है। और इसी के साथ आप एक और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं पोलैरिटी का, कि इनमें पोलर कौन है। पोलर कौन है, तो वो सिज फॉर्म जो है वो ज्यादा पोलर है किससे, ट्रांस से। ये आपका पॉइंट है कि सिज फॉर्म पोलर है, ट्रांस फॉर्म जो है वो पोलर नहीं है। तो इसको दूसरे लफ्जों में इसको मैं और आसान कर देता हूं, पोलर ये है सिज फॉर्म, और ट्रांस फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगी, नॉन पोलर। ये अब क्या ये हर वक्त जीरो होगा, नहीं, हर वक्त जीरो नहीं होगा। हो सकता है कि यहाँ पे ग्रुप और हो, यहाँ पे ग्रुप और हो, तो उस केस में पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इसका कम होगा जब ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे तो। लेकिन ये नहीं है कि मुकम्मल तौर पर जीरो। अगर दो डिफरेंट ग्रुप अटैच हो जाते हैं तो फिर पॉसिबिलिटी है कि डाइपोल मोमेंट हो, लेकिन होगा बड़ा वीक, ज़्यादा नहीं होगा। और जब दोनों बराबर फोर्स से दोनों एक ही साइड पे खींच रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। अब इससे ये पॉइंट एक दफ़ा नोट कर लें, इससे अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। जी स्टूडेंट, अब आपका ये क्वेश्चन था कि सर जो सिज फॉर्म है इसको आपने बड़ा लिखा। भाई मैंने जीरो नहीं किया ट्रांस को, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी आ सकते हैं जब ग्रुप डिफरेंट हो तो वो ट्रांसफॉर्म में थोड़ा बहुत तो हो सकता है कि उसके अंदर वो डाइपोल मूवमेंट आ सकता है, लेकिन वो पोलर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, होगा कम, वो होगा नॉन पोलर ही। ट्रांसफॉर्म नॉन पोलर, सिज फॉर्म पोलर। क्यों? क्योंकि डाइपोल मूवमेंट वो सिज फॉर्म का है, ट्रांस का नहीं है। इसी से अगले पॉइंट की तरफ मैं आ रहा हूं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। अब इससे पहले बॉइलिंग पॉइंट की तरफ आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, सिज फॉर्म का या ट्रांसफॉर्म का? तो फिर इसकी बात को समझने के लिए सिज फॉर्म जो होगा, सिज फॉर्म होगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। अब पॉइंट समझे, देखें ये सिज फॉर्म है, जैसा ये मैंने लिख दिया, और ये है आपके पास ये आ गई ट्रांसफॉर्म और ये आ गई सिज फॉर्म, क्योंकि सेम ग्रुप सेम साइड पे। इसका डाइपोल मूवमेंट था 1.85 डिवाई, और इसका डाइपोल मूवमेंट क्या है, 0। और ये चीज क्या है, पोलर, और ये क्या है, नॉन पोलर। ये अभी आपने पढ़ा। अब आपने देखा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, ये किस पे डिपेंड करता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ये हमेशा पोलर सब्सटेंस की, मैं यहां पे लिख देता हूं, पोलर सब्सटेंस की जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो हाई होती हैं एज कंपेयर टू नॉन पोलर। अब आपको ये पॉइंट पता है कि जो पोलर है वो कौन सी फॉर्म है, सिज फॉर्म है। तो फिर जो सिज फॉर्म है इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और जो ट्रांसफॉर्म है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। अब ये पॉइंट आपको समझ आ गया कि जो सिज फॉर्म है इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट सिज फॉर्म का हमेशा ट्रांसफॉर्म से ज्यादा होगा। रीजन आपको मैंने बता दिया कि क्योंकि सिज फॉर्म पोलर है, उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं, और फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। अब इस केस से थोड़ा सा आगे चलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसका हाई होगा? इस पॉइंट को समझने से पहले एक छोटा सा पॉइंट समझ ले कि जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो यहां चीज होती है लिक्विड। लिक्विड से उसको वेपर्स फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जब मेल्ट करना होता है तो उसमें मोस्टली चीज क्या होती है, सॉलिड से लिक्विड में जा रही होती है। अगर हमारे पास सॉलिड जो है उसकी कंपैटिबिलिटी या वो कंपैक्ट कितना है, वो उसमें सिमेट्री कितनी है, तो वो जितनी सिमेट्री ज्यादा होगी उतना, वैसे तो ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ साथ ये
उस सॉलिड जिसको हम मेल्ट कर रहे हैं उस सॉलिड की कंपैक्टिबिलिटी और उसकी सिमेट्री पे भी डिपेंड करता है। अब जब हम दोनों की बात करते हैं, सिज फॉर्म की और ट्रांसफॉर्म की, क्योंकि हमें पता है कि जब हम सिज फॉर्म की बात करते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, लो होती है। क्यों? इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से सिज फॉर्म की लो कंपैक्टिबिलिटी होगी, कंपैक्टिबिलिटी इसकी लो होगी और उसके साथ ही इसमें लेस सिमेट्री होगी, इसमें सिमेट्री क्या होगी, कम होगी। क्यों? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है और इसमें कंपैक्टिबिलिटी जो है वो क्या होती है, कंपैक्टिबिलिटी ये हाई है और इसके साथ इसमें सिमेट्री जो है वो भी ज्यादा होती है, इसमें सिमेट्री भी हाई है, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्म का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होगा, क्योंकि वो जो कंपैक्ट भी ज़्यादा है और उसमें सिमेट्री भी ज़्यादा है। सिज फॉर्म के अंदर जो हमारे पास पॉइंट आता है वो कंपैक्टिबिलिटी स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से वो लो हो जाती है और सिमेट्री भी लो हो जाती है। और अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये किसका हाई होगा, ये ट्रांसफॉर्म का जो है वो हाई होगा एज कंपेयर टू सिज फॉर्म। और ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं ये एंट्री टेस्ट के पॉइंट बता रहा हूं, आप लोगों को भी पता है ये बुक के अंदर ये पॉइंट इंशाल्लाह नहीं लिखे हुए, मैं आपको इसलिए सारे बता रहा हूं। इसके साथ एंड पे छोटा सा एक पॉइंट बता रहता हूं, डेंसिटी, उसके साथ सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ साथ इसके अंदर एक और पॉइंट है, हीट ऑफ कंबस्टन। डाइपोल मूवमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अब ये सारी बातें जो हमने लिखी हैं, अगर इनके ऊपर वो पूछ लेता है डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हीट ऑफ कंबस्टन, तो ये किस फॉर्म की ज्यादा होगी? हाँ सोचें, एक मिनट आपको दिया जा रहा है कि वो आप देख लें। जी सोचें, इसके लिए छोटा सा पॉइंट दिख देता हूं तो वो आपको समझने के लिए आसान हो जाएगा। इन तमाम का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है किस चीज के साथ? पोलैरिटी के साथ। जितनी पोलैरिटी हाई होगी उतनी डेंसिटी ज्यादा होगी, उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, उतना हीट ऑफ कंबस्टन ज्यादा होगा। और आपने ये पॉइंट देख रखा है कि पोलर इन दोनों में कौन सा सब्सटेंस ज्यादा है, सिज है। तो इसका मतलब है डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हीट ऑफ कंबस्टन, ये पोलैरिटी के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। जो चीज़ ज़्यादा पोलर होती है इट्स मीन दैट उसकी डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, सिज फॉर्म का ज़्यादा होगा किससे, ट्रांसफॉर्म से। तो ये दैट्स ऑल अबाउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग बोर्ड के हवाले से भी आपको करवा दी और उसके साथ साथ एंट्री टेस्ट के हवाले से भी करवा दी। जो इंटर लेवल तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमडी कैट में या एनएमडी कैट में या ई कैट में, वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। और ये एंड वाले जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये बुक में भी आपको पता है कि चीज़ नहीं है, तो इसके साथ आप लिख लें एंट्री टेस्ट पॉइंट या एमडी कैट पॉइंट, ये आप लिख के इनको आप हाईलाइट कर लें और इनको अच्छी तरह याद कर लें। आपकी अप्रिसिएशन से ही ये काम चलना है, स्पेशली जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट या जो चैनल पे देखते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।